हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राजपुरोहित आप लोगों के लिए बढ़िया सा सेशन लेके आए करंट अफेयर का। ठीक है, इस सेशन के अंदर अपने 20 से लेके 31 जुलाई का बहुत सारे करंट अफेयर जो मोस्ट आईएमपी है वो इधर कवर करने वाले हैं। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कम्पिटिटिव है तो आपके एग्जाम में जरूर ये पूछा जा सकता है, पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा बैंक और एसएससी के कंटेंट के ऊपर। ठीक है, थंबनेल से आपको आइडिया लग सकता है कि इसके अंदर हम न्यूज़ आज वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी रिजाइन किया है, जगदीप जी, ठीक है, या चेस की बात की जा रही है या फिर कारगिल विजय दिवस है, चाहे यूएसए के रिलेटेड, तो बहुत सारी न्यूज़ अपने कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो उसको अपने दो भागों में इसको विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो अपने भी जो देख रहे हैं वो पार्ट 1 रहेगा। ओके, तो आज का पहला न्यूज़, फाइनली अपने सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। पहला आपका न्यूज़ है एक बुक से। देखो बच्चों, अपने एग्जाम के अंदर बुक पूछी जाती है। अगर कोई फेमस व्यक्ति है, ठीक है, जो न्यूज़ में रहता है और जो न्यूज़ बनाता है, ओके, उसने कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बुक अगर लिखी हुई है जो जियो पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करती है तो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो राम माधव करके एक ऑथर है। एक्चुअली राम माधव है कौन है, तो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है राम माधव। इनकी बुक है, बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया करके इन बुक का नाम है। ठीक है, तो एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, बुक का नाम होगा और इसके ऑथर कौन है ये आपको पूछा जा सकता है। करेक्ट, ठीक है, इजी है, सिंपल है, ऐसा कुछ इतना हाई टास्क है नहीं, कोई बड़ा टास्क है नहीं। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ कहाँ से आ रही है, उड़ीसा से आ रही है। अब अपने स्टेट न्यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट न्यूज़ में भी पहला अपना उड़ीसा है। ओके, अब उड़ीसा क्यों न्यूज़ में है आपको पता ही है। जस्ट भी उड़ीसा के अंदर ऐसा इवेंट हुआ था कि एक कॉलेज के अंदर एक बालिका छात्रा स्टूडेंट है, ठीक है, तो वहाँ के टीचर ने उसको हैरेस किया था, ठीक है, फिजिकल एब्यूज़ किया था। तो वही वो कंप्लेन करने गई, पर उसकी कंप्लेन भी किसी ने सुनी नहीं और अल्टीमेट उसने क्या कर दिया, आत्मदाह कर दिया, खुद को ही जला दिया और एक नेशनल न्यूज़ बनी। तो वही उसके अंदर भी इन्होंने क्या कर दिया, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स की है, वही मैं आपको इधर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया कि क्यों ये निकाली है न्यूज़। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ में है। ठीक है, उड़ीसा ने लॉन्च किया है शक्तिश्री फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स इन द कॉलेज। देखो, ठीक है, लड़कियां कहाँ सेफ नहीं है अपनी इंडिया के अंदर, आप कॉलेज में तो वहाँ पर भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। अब देखते हैं उड़ीसा ने क्या किया है। ठीक है, the Odisha government launches a special program Shaktisari to ensure safety of the girl student in the college and university in the state. Okay, इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, strengthen the woman safety, woman की safety उसको strong किया जाएगा। faster grievance resolution, अगर कोई कंप्लेन वगैरह दर्द हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। जितने भी जो उनकी यूनिवर्सिटी के कैंपस है वहाँ पर क्या लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमराज। एक्चुअली इधर भी सीसीटीवी कैमराज वगैरह थे पर वो वर्किंग मोड में नहीं थे, ये हमेशा होता है। ठीक है, ऑल कैंपस टू हैव अ ट्रेन्ड स्टूडेंट लीडर। ठीक है, हर कैंपस में क्या रहेगी, एक स्टूडेंट की एक लीडर भी रहेगी, वो भी ट्रेन रहेगी जो उनको सपोर्ट करेगी, वो स्टूडेंट के फेवर में काम करेगी। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, फिर आगे बढ़ते डिटेल में। द न्यू प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड इन ऑल 16 यूनिवर्सिटीज। पूरे उड़ीसा के जो 16 यूनिवर्सिटी है हर जगह ये प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, फिर 730 जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज है, सरकारी कॉलेज या फिर उसके में गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया गया एडेड है, ठीक है, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें लगेगी। ठीक है, ये प्रोग्राम वहाँ पर भी क्या रहेगा, इंप्लीमेंट होगा। द अनाउंसमेंट केम इन द वेक ऑफ द सेल्फ एम्यूलेशन में, जो मैंने आपको बताया वही कहानी जो अभी जस्ट हुआ है, हेरसमेंट हुआ, वही उसके रिलेटेड ही है जो ये कहानी बैकग्राउंड वाली आपको बता रहा है। ठीक है, फीचर बात करते हैं इस प्रोग्राम के। मेन फीचर देखा जाए तो सबसे पहले जो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल कंप्लेन रखी जाएगी। ओके, एसओएस फीचर, जितना जल्दी हो सकता है एक्शन लिया जाएगा। मेंटल हेल्थ का एक्सेस किया जाएगा एंड टेलीमानस फॉर द इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, अगर आपके साथ किसी प्रकार का ऐसा हैरेसमेंट हो जाता है तो आफ्टर उसे भी कहीं ना कहीं कैसे सुधारा जाता है, क्योंकि ऐसा आपके साथ कोई घटना घटती है ना तो फिर आप डिप्रेशन में भी जाते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी रिकवरी करने के लिए भी सरकार आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, 6 दिन की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। मेंटल हेल्थ एंड लीगल राइट्स ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और क्या रहेगा, हर कैंपस के अंदर एक सीनियर वुमेन प्रोफेशनल अपॉइंट की जाएगी, उसका नाम रहेगा शक्ति एपएस करके। ठीक है, टू मेंटर स्टूडेंट एंड द विजिट कैंपस क्वार्टरली, और वो कह रहे हर क्वार्टरली उसे विजिट करेगी, कैंपस में सब ओके तो है, सब वो सब देखने का कामकाज किया जाएगा। ठीक है, 24/7 सीसीटीवी की सर्विलेंस होगी, एनुअल कैंपस सेफ्टी होगी, ऑडिट्स होगी, सेल्फ डिफेंस कैंपस वगैरह। पर ये देखो बड़ी बड़ी बातें तो की हुई है, अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर वही एक और एग्जाम्पल बनेगा। और अपनी इंडिया में ऐसा ही है, कहीं ना कहीं एक आध को किसी को त्याग देना पड़ता है, उसके बाद में हमारी सरकार जागती है या फिर बाद में लोग जागते हैं। ऐसा है, मतलब ये सब चीज़ें पहले भी हो सकती थी, अभी क्यों,
मतलब वो उसकी डेथ हुई, उसके बाद में ये सब चीज़ें हो रही है। चलो एटलीस्ट अभी भी हो जाए तो अच्छी बात है, जिससे एक और किसी नारी को इसका बलिदान नहीं देना पड़े इसका। ठीक है, बाय एनुअल कैंपेन रहेगा टू रेज अवेयरनेस ऑन द जनरल इश्यूज बुलिंग एंड द हैरेसमेंट। जो भी कैंपस के अंदर कॉलेजेस के अंदर हैरेसमेंट होता है उसको भी रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस वगैरह की जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब अपने एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सिंपल बता दो कि शक्ति सी प्रोग्राम है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो आपका आंसर रहेगा उड़ीसा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो डिटेलिंग तो ठीक है। बाकी उड़ीसा गवर्नमेंट की आप एग्जाम की तैयारी करते तो वहाँ पर डिटेल में ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, एक ट्राइबल एरिया है। ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी का एक पहले से एक प्रकार से बोलते हैं ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है। उसमें ऐसा रहता है कि दो भाई है वो एक ही औरत से, एक ही गर्ल से, एक ही वुमेन से शादी करते हैं, तो वो भी न्यूज़ में है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। टू हिमाचल ब्रदर्स अडॉप्ट द हट्टी ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का नाम आप याद रखना, हट्टी ट्रेडिशन फॉर द पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री एंड मैरी द सेम वुमन। एक ही लेडी से उन्होंने क्या है, दोनों भाइयों ने शादी की है। ठीक है, अब थोड़ा इसका इतिहास जानते हैं, कौन सा विलेज है वगैरह, इसकी डिटेलिंग देखते हैं। दो भाई हैं हट्टी ट्राइब के। ठीक है, नॉट अ वुमन इन द सिलाई विलेज, विलेज कौन सा, सिलाई विलेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश अंडर द ट्रेडिशन ऑफ द पॉलीएंड्री। ठीक है, तो वहाँ का एक प्रकार से ट्रेडिशन बना हुआ है, रीति रिवाज बना हुआ है। ठीक है, अब इसे क्या बोला जाता है, सरकारी कागजों के अंदर जो ये ट्रेडिशन बोला जा रहा है उसे बोलते हैं जोड़ी दारा बोला जाता है। रेवेन्यू लॉ ऑफ द हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज दिस ट्रेडिशन एंड द नेम इज द जोड़ी दारा। ओके, तो नाम हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो हट्टी ट्रेडिशन है, ठीक है, और ये कम्युनिटी है, वो 3 साल पहले जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्राइबल की कम्युनिटी के अंदर रखा गया, यही है। हट्टी इज अ क्लोज नीट कम्युनिटी इन द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बॉर्डर। तो ये जो है ट्राइब है हट्टी वाला, वो कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये लोग बसते हैं। एंड वॉज डिक्लेयर एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब 3 ईयर एगो, 3 साल पहले इनको किसके अंदर डाला हुआ है, एसटी के अंदर डाला हुआ है। तो जो बेनिफिट एसटी को मिलते हैं वो अब इनको भी मिलेंगे। करेक्ट। ठीक है, अब हमारे सामने एक और आता है सोच कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई तो कारण होगा। यस, ठीक है, जिससे जमीन का बंटवारा ना हो। ठीक है, तो कि दो भाई हो गए, अलग अलग औरतों से शादी करेंगे, वुमन से शादी करेंगे, उनके बच्चे हो गए, तो जमीन का बंटवारा बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, ये एग्रीकल्चर जो लैंड्स है उसका डिवीजन ना हो, इसकी वजह से ये हजारों सालों से ये परंपरा वहां पर चल रही है। ठीक है, दिस ट्रेडिशन वाज इन्वेंटेड थाउजेंड ऑफ द इयर्स एगो टू सेव अ फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। ओके, तो एक पर्पज रीजन भी बता दिया गया आपके सामने कि ऐसा क्यों ही होता है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। एक आइलैंड है जो न्यूज में है, और ये कहाँ से बिलोंग करता है आइलैंड, इंडिया के यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप के अंदर। बित्रा आइलैंड करके आपको नाम याद रखना, ये सेट टू होस्ट अ न्यू इंडियन नेवल डिफेंस बेस। ठीक है, तो देखो जहाँ आइलैंड रहते हैं तो एक तो क्या रहता है कि अगर एक तो आर्टिफिशियल हमें आइलैंड बनाना पड़ता है, राइट, एक होता है नेचुरल वाला हो गया, और एक जो नेवल बड़े बड़े शिप्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं तैरते रहते हैं जहाज़ों के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर हो गया, हिंद महासागर के हो गया, अरेबियन सी के अंदर, और वो सर्विलेंस करने का काम काज करते हैं और इंडिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर सबसे अच्छा क्या हो जाए, अगर नेचुरल ही हमें कहीं ना कहीं अगर आइलैंड मिल जाए और वहाँ पर अपने डिफेंस फोर्सेज है वो बेस बना दे, वो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और यही हमें इंडिया का प्लस पॉइंट इसके अंदर। बित्रा आइलैंड को अपने इंडियन नेवी ने क्या बना दिया, एक नेवल डिफेंस बेस। फोटो में आप देख सकते हो इस प्रकार से ऐसा कुछ दिखता है, फोटो आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट भी जो अभी क्लोज कर रखा है, इधर हेलीपैड की सुविधा भी है। ठीक है, तो बेसिक वहाँ पर फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है। अब ये कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जो लक्षद्वीप में भी नदन वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर ये आपको बित्रा आइलैंड है वो आपको मिलेगा। ओके, बित्रा वुड बिकम द थर्ड आइलैंड इन द आर्कियोपेलॉजी विद अ डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट। 2 इंडियन नेवल बेसेस इन द आर्कियोपेलॉजी आर INS द्वीप रक्षक एंड इन करावती एंड INS जटायु इन द मिनीकॉय। ठीक है, एक्चुअली लक्षद्वीप के अंदर टोटल कितने डिफेंस आपको ऐसे नेवल बेस मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे। तीनों के नाम आपके सामने, एक तो बित्रा है, दूसरा आपको मिलेगा INS द्वीप रक्षक है जो करावती है, करावती इज अ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, एंड INS जटायु ये कहाँ पर, मिनीकॉय, मिनीकॉय भी कहाँ पर है, आपको लक्षद्वीप के अंदर मिलेगा। करेक्ट, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और मैं पहले भी आपको बोल रखा है कि भैया आप देख सकते हो इतनी सारी हर वीक, ठीक है, नेवी की में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, ये अच्छी बात है कि नेवी से और हमारी पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, एक और फिर से आपके सामने एक नेवी का न्यूज़ है।
आईएनएस संधायक द फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी सर्वे वेसल है, लार्ज वाला एसवीएल जिसे बोलते हैं, विजिट पोर्ट कलंग इन द मलेशिया। ठीक है, तो इंडिया का एक सिर्फ एक वेसल है सर्वे करने वाला, वो गया है मलेशिया के अंदर। ठीक है, ये सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। अब पहले देखते हैं संधायक के बारे में थोड़ा जानते कि है भी क्या। तो फर्स्ट ऑफ द इंडिजीनियस डिजाइन एंड द बिल्ड संधायक क्लास हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एक्चुअली ये सर्वे करने का कामकाज करता है ये। ठीक है, और ये कमीशन हुआ था लास्ट ईयर फरवरी महीने में, फरवरी 2024 के अंदर। किसने बनाया है इसको? ठीक है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड एट द गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कोलकाता। ये कंपनी है जिसने इसको बनाया है। ठीक है, अब ये कहाँ गए? कलंग जो मलेशिया के अंदर गए। मेड हर मेडन पोर्ट कॉल और द पोर्ट कलंग मलेशिया फॉर द हाइड्रोग्राफिक कॉर्पोरेशन फ्रॉम द 16 to 19 जुलाई तक ये वहां पर ये रहेगा। ठीक है, तो मलेशिया और इंडिया दोनों साथ में मिलकर कॉर्पोरेशन कर रहे हैं इसके अंदर, किसके अंदर? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर। करेक्ट। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है और ये कलंग वाला आपको याद रखना है, पोर्ट कलंग जो मलेशिया के अंदर सिचुएटेड है। देखो जिस प्रकार से अभी आप डे बाय देख सकते हो इंडिया और यूएस के रिलेशन जैसे जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, मगर 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 एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आपके सामने है कि यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने टीआरएफ को, द रेसिस्टेंट फ्रंट करके, ठीक है, आतंकवादी संगठन है, उसको, ठीक है, एक ग्लोबल आतंकवादी की लिस्ट के अंदर डाल दिया है। तो हमारे लिए अच्छा है। अब ये क्या है एक बार पढ़ते हैं। ओके, अब आपको पूछे ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, इनका फोटो क्यों रखा गया है? तो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है जिनका आपका इनका नाम है मार्को रूबियो। जैसे अपने इंडिया के होम मिनिस्टर है एचएम, ठीक है, अमित शाह, तो वैसे यूएसए के ये हैं। ये तो काफ़ी पावरफुल है ये पर्सन ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्यों क्या है एक बार पढ़ते हैं। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेसिस्टेंट फ्रंट करके, एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे एफटीओ बोलते हैं, एंड स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट आफ्टर इट्स रोल इन द पहलगाम टेरर अटैक। तो यूएसए ने देखा कि भैया इनका रोल है किसके अंदर? पहलगाम टेरर अटैक के अंदर। तो ये सब देखते हुए उन्होंने क्या कर दिया? टीआरएफ को एक एफटीओ के लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब टीआरएफ है भी क्या? हो सकता है आपने टीआरएफ पहली बार सुना हो। ठीक है, तो देखो टीआरएफ एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, एक अपडेटेड वर्जन, एक सेक्युलर वर्जन है किसका? ठीक है, लश्कर तोयबा का। लश्कर तोयबा थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, तो और उसका नाम काफ़ी खराब हो गया है। ठीक है, तो उनको भी क्या है कि टाइम टाइम में उनको रीनेम करना पड़ता है। तो क्या कर दिया टीआरएफ, एक्चुअली ये बना जब पता है ना, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये जब बने थे, उसके अंदर इसको यूटी के अंदर डाला। एक्चुअली 370 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, हटाने के बाद में ही उनका ऐसा मानना है, ऐसा वो मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोकल्स ने ही एक ऐसा संगठन बना दिया और वो सरकार के विरुद्ध काम करने का कामकाज करते हैं, और वो चाहते कि फिर से आर्टिकल 370 आए। तो उसके लिए उन्होंने टीआरएफ करके बना दिया। तो टीआरएफ कुछ नहीं, एक आतंकवादी संगठन ही है और लश्कर तौबा ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट इन्होंने ऐसा नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो टीआरएफ इज एन ऑफशूट ऑफ लश्कर तोयबा एलईडी क्रिएटेड टू प्रेजेंट अ मोर सेक्युलर, जो मैंने आपको पहले से बता दिया, इंडिजीनियस इमेज ऑफ द कश्मीरी मिलिटेंसी, जो मैंने बता दिया ना। एक मतलब कि ये बोलेगा कि पाकिस्तान के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लश्कर तोयबा तो कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर, बट टीआरएफ कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो, ठीक है, एक प्रकार से पोर्ट्रे करते हैं, मगर हकीकत हमें पता है, बाकी को भी पता है। इट वाज फॉर्म्ड अराउंड, कब फॉर्म हुआ था? 2019 और 20 के अंदर, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द आर्टिकल 370 एंड द डिक्लाइन ऑफ द एलईडी लीडरशिप इन द वैली। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया ओके कि क्या है टीआरएफ, किसके अंदर डाला है, किसने डाला है। अब देखते हैं एफटीओ क्या है। ठीक है, एफटीओ है भी क्या? तो एफटीओ एक्चुअली यूएसए का है। अंडर सेक्शन 219 ऑफ द यूएसए इमिग्रेशन एंड द नेशनलिटी एक्ट, एंड एफटीओ लेवल रिस्ट्रिक्ट अ ग्रुप ऑफ द ग्लोबल ऑपरेशंस। एक्चुअली एफटीओ की लिस्ट के अंदर वो डालते हैं, ठीक है, किसी भी संगठन को, तो उसके बाद में उसके लिए काफ़ी मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर उनको काफ़ी रुकावटें फेस करनी पड़ती है, कुछ होता नहीं, काफी जो बेनिफिट मिलना चाहिए यूएस की तरफ से वो इन सबको नहीं मिलता। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते बच्चों। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आप देख सकते हो, ये है असम से। अब असम क्यों है न्यूज में, देखते हैं। असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिल्क सब्सिडी स्कीम टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर, फार्मर टू द गेट सब्सिडी ऑफ द ₹5 पर लीटर। ठीक है, असम बहुत कुछ कर रहा है, और ये भी इन्होंने किया है कि जो फार्मर है, फार्मर जो गांव एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वहाँ पर वो दूध वगैरह हो रहा है, ठीक है, अगर वो डेयरी में स्पेसिफिक डेयरीज को आप देते हो तो उनको ₹5 की सब्सिडी मिलेगी। उसके अंदर भी लिमिट है कि कितना दूध देते हो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डिटेल पढ़ते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। पहले देखते हैं कि ये फोटो के अंदर आपके सामने दिख रहे हैं, ये असम के सीएम है जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा।
ठीक है। गुवाहाटी के अंदर ये इन्होंने एक स्कीम है, इसको लॉन्च किया है। ओके, अंडर दिस स्कीम अप्रोक्सीमेटली 20,000 डेयरी फार्मर है एसोसिएटेड विद द 601 डेयरी कॉर्पोरेशन सोसाइटी। तो टोटल 601 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, उसके अंदर 20,000 डेयरी फार्मर्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है। उनको ये बेनिफिट कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। कितना उनको बेनिफिट दिया जाएगा? 5 रुपया पर लीटर ऑफ द मिल्क एंड फॉर अप टू द 30 लीटर पर डे। तो एक दिन में कितना उनको बेनिफिट मिल सकता है? 5 इंटू 30 इज 150 रुपीज, ठीक है। तो एक दिन का मैक्सिमम बेनिफिट इनको इतना ही मिल सकता है, ठीक है। अब इसके लिए कितना पैसा लगेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो पैसा निकालना पड़ेगा ना भैया, तो 10 करोड़ रुपया उनको इसके लिए इन्वेस्ट करेगा। तो चलो 10 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, इससे अगर कुछ भी उनको थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है किसी स्टेट के अंदर, पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर, तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में? इंडिया होस्ट कर रहा है एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, और उसका नाम है FIDE चेस वर्ल्ड कप, चेस वर्ल्ड कप 2025 वाला, ठीक है। कब करने वाला है? अक्टूबर का महीना होगा और 30 तारीख होगी, ओके, याद रखिएगा। ओके, अभी तक होस्ट सिटी अभी आपके सामने नहीं है, हो सकता है कि अहमदाबाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिस हिसाब से अहमदाबाद में अभी ओलंपिक की भी बीच में बात चल रही थी। अगर इंडिया अगर फ्यूचर में ओलंपिक अगर होस्ट करता है तो अहमदाबाद हो सकता है। मुंबई और दिल्ली की बहुत कम संभावना है, क्योंकि आप जिस हिसाब से अहमदाबाद के अंदर ये नए नए स्टेडियम्स और बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, संभावना ज़्यादा दिखती है, बट अभी तक ऐसी होस्ट सिटी अभी तक बताई गई नहीं है। द टूर्नामेंट विल फीचर 206 प्लेयर्स इन द नॉकआउट फॉर्मेट। नॉकआउट फॉर्मेट, खेलो हारो या तो जीतो, जीतोगे तो आगे आगे बढ़ोगे, विद द टॉप 3 अर्निंग स्पॉट इन द 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट, ठीक है। तो एक आपके सामने एक नंबर भी है। अभी के लिए इतना कुछ खास काम का नहीं, आपको इतना याद रखना है, इंडिया होस्ट करने वाला है बस, ठीक है। बाकी फ्यूचर में और डिटेल आपको मिलेगी तो मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आऊँगा। ओके, हेनली पासपोर्ट, ठीक है, एक इंडेक्स है और इंडेक्स ये बताता है, ठीक है, कि जितने भी जो देश है कि किसका पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसके पासपोर्ट को ज़्यादा, मतलब बिना वीज़ा के ही आप वहाँ पर, मतलब परमिशन लेने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप उस देश में जाकर विजिट कर सकते हो। वीज़ा फ्री एंट्री के जितने देश अगर किसी कंट्री के पासपोर्ट को अलाउ करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, पावरफुल रहता है। इंडिया का रैंक सुधरा है, अच्छा हुआ है, क्यों हुआ है ये भी रीज़न जानेंगे। इंडिया का रैंकिंग पहले आता था 85 आता था, अब कितना हो गया? 77 हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ग्रोथ किया है अच्छा खासा। ओके, चलो कितना ग्रोथ किया? 8 प्लेसेस, 8 नंबर अपने ऊपर आ गए। ओके, और इसके पीछे कारण देखते हैं। 2 मोर कंट्री ने और हमें क्या कर दिया? वीजा फ्री एंट्री देने का, कि अगर आप इंडियन हो तो 2 और कंट्री आपकी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाती है। अगर वहां पर आपको विजिट करना है तो कोई वीजा की नीड नहीं है, आओ पासपोर्ट ले जाओ, ठीक है, और सीधा आप घूम के आ जाओ, ठीक है। तो वीजा फ्री एंट्री की बात करते हैं कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो कितने कंट्रीज का आपको वीजा फ्री एंट्री देने का कामकाज करता है, तो आपका रहेगा टोटल 59 कंट्रीज है जहां पर हम वीजा फ्री आप एंट्री कर सकते हो। अब ऐसे कौन से 2 देश है जो भी मैंने बात की? एक तो फिलीपींस और श्रीलंका, इन्होंने अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है और ये लिस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं, और इसी स्टेप की वजह से इंडिया का रैंक है वो सुधरा है। ओके, चलो अब ये इंडेक्स के पास डेटा इंडेक्स कैसे बनता है, तो एक पॉइंट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यस, the index rank countries based on the statistics provided by the International Air Transport Association IATA। एक्चुअली ये डेटा कैसे उनके पास जाता है? एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो संगठन है वो ये डेटा हैंडली वालों को देते हैं और फिर आगे वो प्रस्तुत किया जाता है। एक्चुअली देश का इसमें कोई कंट्री का कोई रोल नहीं है। अब देखते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा किसका पावरफुल है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, यूएस कहाँ पर आता है, थोड़ा ये जान लेते हैं। सिंगापुर अपने नंबर 1 पे आता है। सिंगापुर पासपोर्ट रिमेन द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है, ठीक है, तो वर्ल्ड के 193 लोकेशंस पे आप वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो। और जब सेकंड की बात करते हैं तो वहां पर जापान और साउथ कोरिया दोनों ही साथ में आते हैं, ठीक है, और वहां पर 190। आपको कंट्री का ये लिस्ट अगर आपको नहीं पता तो एक बार चल जाएगा, बट नंबर 1 पे सिंगापुर है और सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया दोनों ही आते हैं। और नंबर 3 पे बात करते तो यूरोपियन यूनियन के टोटल 7 ऐसे देश है जहां पर ये नंबर 3 पे एक साथ में आते हैं। और कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन। ये सब के सब ऐसे देश हैं जो 189 डेस्टिनेशन पे वीजा फ्री एंट्री देते हैं।
तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैं आपको बता दिया। और वही यूएसए कौन से नंबर पे आते हैं, 10th नंबर पे आते हैं, और इंडिया 77 पे आता है। तो इंडिया काफी पीछे, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट न्यूज पे चढ़ते हैं। यूएस ने क्या बोला है। अब यूएस की जो लीडरशिप है अभी काफी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल आप की लीडरशिप बोल सकते हैं। रात को अलग बातें हो रही है, सुबह अलग बात हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने क्या करता है, पहले आज से 2 साल पहले ही यूनेस्को को उन्होंने ज्वाइन किया था, और अब बोलते हैं अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में इस एजेंसी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, इट टुक ओवर फ्रॉम अ ओल्डर ग्रुप कॉल्ड द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन, ठीक है, वहां से ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि पीस और सिक्योरिटी फैलाने का कामकाज करना है, स्प्रेड, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इट डज दिस बाय द इंकरेज। और बाकी और बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस के अंदर। तो थोड़ा बहुत अपने यूनेस्को के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। और न्यूज़ आपके सामने यूएस बोल रहा है कि वी आर लिविंग, ओके। अब देखो यूनाइटेड नेशन करके एक संगठन है, उसके ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे उसका एक आपको ऑर्गन मिलेगा, ठीक है, यूएनजीए करके है, एक आपको मिलेगा यूएनएससी है, ठीक है, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल एक हो गया, इकोसॉक करके होगा, एक है आईसीजे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ऑर्गन बता दिया। उसमें से अभी जो इधर बात हो रही है वो कौन सा, इकोसॉक, वही है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करके है, ओके। और यूनेस्को के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, तो बात होगा 194 है, और 12 एसोसिएट मेंबर्स भी इसका पार्ट है। ये कौन कौन से एरिया पे यूनेस्को अगर काम करता है, फोकस करता है, तो एजुकेशन है, नेचुरल साइंस है, सोशल एंड ह्यूमन साइंस है, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का अगर पूरा अगर फुल फॉर्म अगर हमें जानना हो क्या रहेगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके एक पूरा संगठन का नाम है, डन। तो काफी कुछ हमने जान लिया अब यूनेस्को के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश न्यूज में है, क्यों है न्यूज में, क्योंकि आंध्र प्रदेश की चार्ज है कि भैया अगर वर्ल्ड इंडिया में अगर बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन वाला ऐसा स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर प्रॉपर एक वेदर है, इन्वायरमेंट है, हाइड्रोजन के रिलेटेड अगर कोई इन्वेंशन हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका लोकेशन मिलेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन 2025 करके, ओके। और ये आपके सामने है, ठीक है, नायडू करके कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम है, ओके। तो द डिक्लेरेशन एम्स टू एस्टैब्लिशमेंट आंध्र प्रदेश एज इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो ये चाहते हैं कि ये इंडिया का एक प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम का एक प्रकार से वो प्लेटफॉर्म हब बने, हब बनाने का काम काज है। और की ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेलरेटिंग द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इंफ्रा, प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एंड इनोवेशन, बिल्डिंग टेक्निकल रिसर्च वगैरह। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया वही वाली चीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी करनी पड़ रही है इंटरनेशनल, तो वो भी इसके अंदर किया जाएगा। तो अच्छा है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड क्या कर रहा है, अब झारखंड के बारे में आपको पता कि नहीं पता हो, झारखंड एक अपने इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, माइनिंग, मतलब आप बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस वही चीज़ को देख रहे हैं, इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, झारखंड के। माइनिंग वहाँ पर बहुत सारी है, ठीक, माइनिंग वहाँ पर माइनिंग वगैरह बहुत सारी होती है, ठीक है। तो अब उसका ही वो कहीं ना कहीं इसको कैसे यूज़ किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं इसको माइनिंग को भी किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ओके। तो देखते हैं कि हेमंत सोरेन वहाँ के कौन है, झारखंड के सीएम है। और कंट्रीज मेडन माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव एंड द लिंक, इसके लिए उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप की है, कोल इंडिया की आम सीसीएल। अब सीसीएल का पूरा नाम क्या है, तो रहेगा सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड करके, उसके साथ में मतलब झारखंड की गवर्नमेंट और सीसीएल दोनों साथ में आ रहे हैं, और एक प्रकार से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जैसे वहाँ पर क्या टूरिज्म को भी, माइनिंग टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अब एक और चीज़ आपके लिए मोस्ट टाइम पे है, हाईलाइटेड है, झारखंड अपने इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर टोटल माइनिंग जितनी भी हो रही है उसका 40% वो अकेला लेके बैठता है, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह आपको इधर मिल जाएंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट से।
अब दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली की गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने कैश रिवार्ड दे रही है, बूस्ट फॉर द ओलंपिक और द पैरालंपिक मेडलिस्ट। जो ऐसे एथलीट हैं, ठीक है, जो ओलंपिक और पैरालंपिक के अंदर अगर आप मेडल जीत के आ रहे हो, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, तो उन सबको क्या है, कुछ ना कुछ कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, और वो अप टू 7 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है। और उसका नाम क्या, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना करके आप याद रखना। ओके, अब किसको कितना दिया जाएगा, अगर गोल्ड मेडलिस्ट है तो 7 करोड़ दिया जाएगा, 5 करोड़ आपको दिया जाएगा सिल्वर में है, और ब्रॉन्ज के लिए कितना है, 3 करोड़, ठीक है। तो 7, 5 और 3 डिफरेंस आपको मिलेगा कितने का, ठीक है, 2-2 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 करोड़ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से आप सिल्वर पे जाओ, और 2 करोड़ चाहिए तो आप गोल्ड के पास जाओ। ओके, यस फिर आगे बात कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या बेनिफिट होगा, जो एथलीट है वो क्या, विल नाउ बी एलिजिबल फॉर द ग्रेड ए गवर्नमेंट पोस्ट। ग्रेड ए की जो मतलब टॉप जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट रहती है उसके लिए भी वो एलिजिबल होंगे। और साथ में इन्होंने ये बोला कि अगर आप ऐसा नहीं कि ओलंपिक के साथ में एशिया और पैरा एशिया गेम्स रहते हैं, वहाँ पर ही उनको भी बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, पर वहाँ पर कंपेरेटिवली आपको कम पैसा मिलेगा। वहाँ पर आप गोल्ड लेकर जीत के आ रहे हो 3 करोड़ है, सिल्वर के लिए 2 करोड़ है, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ है, क्योंकि ओलंपिक का स्टेज है वो काफ़ी बड़ा है, इंटरनेशनल पे पूरे वर्ल्ड उसमें कवर होता है, और एशियन में ओनली एशिया ही कवर होता है। करेक्ट, डन, आगे बढ़े, चलो चलो फिर आगे क्या न्यूज़ है। ओके, मोस्ट एमपी डे, ओके 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और इस वॉर के अंदर इंडिया ने विजय हासिल की थी, और इसके लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली हमने कारगिल हमारे हाथ से चला गया था, तो वहाँ पर हमने बहुत सारी टाइगर हिल वगैरह, इसके ऊपर ऑलरेडी मूवी बनी हुई है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी तक आपको देखना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा जाने, ठीक है। इट वॉज फॉट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन सा टर्म था, कौन सा महीना था, मई और जुलाई का था, और ईयर आपके सामने है 1999, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, वॉर का लड़ा गया था LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के वहाँ पर। ओके, तो एक्चुअली पाकिस्तानी फोर्सेज है वो अपने इंडिया के एरिया में आई थी, द्रास करके है, ठीक है, लेक सेक्टर ऑफ द कारगिल इन द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के अंदर जो कारगिल वाला है वहाँ पर वो लोग आई थी, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ों को, हिल्स वगैरह उन्होंने कैप्चर किया था, ओके। और देयर ऑब्जेक्टिव वाज टू कैप्चर द पोजीशन दैट वुड अलाउ देम टू मॉनिटर एंड द पोटेंशियल कंट्रोल मूवमेंट अलोंग विद द वाइटल NH1 ही हाईवे। एक्चुअली वो चाहते थे कि अगर कुछ कंट्रोल, अगर अब ये जो हिल्स का कंट्रोल हमारे पास आ जाए तो क्या रहेगा, फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, वो टॉप पे बैठा हुआ ना, तो हमारा नेशनल हाईवे जो 1A करके है उसका भी कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर वो कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया था, और फाइन लास्टली क्या हो जाता है, इंडिया इसमें जीत जाता है। इंडिया ने मोबिलाइज किए थे लगभग 2 लाख ट्रूप किए थे टू काउंटर द थ्रेट लीडिंग ऑन द ऑनसेट ऑफ द कारगिल वॉर। और इसमें फाइनली हमने क्या एक ऑपरेशन विजय करके चलाया था। द इंडियन आर्मी फॉर्ट ब्रेवली एंड द रीकैप्चर्ड द फेमस टाइगर हिल, ठीक है। टाइगर हिल को इन्होंने क्या कर दिया, फिर से कैप्चर कर दिया, और उसके बाद में उसका नाम क्या रखा, उसका ऑपरेशन विजय रखा गया था। डन। इसमें अब ये कैसा वॉर था, हाई एल्टीट्यूड वॉर था, ऊपर लड़ा गया था 18,000 फीट के ऊपर, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 3 महीने ये वॉर चला था, ओके। एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, 26 जुलाई को, और अपने जीते थे तभी इस डेट को अपने ये डे मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। और ये पहला ऐसा वॉर था इंडिया का जिसमें जहाँ पर क्या कि ब्रॉडकास्ट हुआ था, मतलब का कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है तो हम घर पे बैठे बैठे रेडियो और टीवी पे हम इसको देख सकते थे, सुन सकते थे। करेक्ट, चलो नेक्स्ट है, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, आप इनका आज आप फोटो भी देख लो। मैं बात कर रहा हूँ MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन जो रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति बोलते हैं, आपको पूछे हु इज़ द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपका आंसर रहेगा MS स्वामीनाथन। उनकी मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड किया गया है, ठीक है, या फिर उनको एक प्रकार का आदर सम्मान दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ओके। तो क्या किया, इंडिया विल इश्यू द 100 रुपी कॉइन to the honor to birth century of the Professor MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी आदर की बात है उनके लिए और हमारे लिए भी, ओके। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन इन मेक इन इंडिया, 2 आइकन की बात करें, ठीक है। फिर थ्रू द कॉमरेटिव कॉइन्स लीगल टेंडर, ओके। हाँ, एक और चीज़, कंसिडर एज अ लीगल टेंडर, दे आर नॉट रिलीज फॉर द जनरल सर्कुलर, मगर ये 100 रुपये का कॉइन ओनली दिखाने के लिए है, म्यूजियम में रखने के लिए है, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं, जनरल पब्लिक के लिए ऐसा नहीं जैसे अपने 10 रुपये का कॉइन चलाते हैं उस तरीके से काम नहीं करेगा ये, ठीक है। लीगल टेंडर तो होगा मगर जनरल सर्कुलर के लिए नहीं है।
कब इनका जन्म हुआ था? ठीक है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 के अंदर। ठीक है, तो तमिलनाडु के ये वासी थे इंडिया के अंदर। डॉक्टर स्वामीनाथन, नोन एज द फादर ऑफ द इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाज अ विजनरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे, एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट बोलते हैं वो ये थे। ठीक है, और एक और अच्छी बात है, इनको 2024 के अंदर, ठीक है, इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो इन 2024 he was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor। ओके और भी अगर आपको जानना हो तो और आपके सामने है कि वो कॉइन किस प्रकार से दिखेगा। देखो फोटो में मैंने आपके सामने कॉइन रखा ही है, आप देख सकते हो, डिटेलिंग आपके सामने। आप ऐसा हो तो ये जब मैंने आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ठीक है, हमारी स्टडी अड्डा 247 की जो स्टडी अड्डा 247, बीच में स्पेस आपको नहीं छोड़ना है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करो और उसके बाद में आप जाइए IBPO सेक्शन के अंदर। वहाँ पर आपको जितने तक अब तक जितने भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके आपके सामने रखे हैं यूट्यूब पे, उसकी सबकी आपको PPTs और PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट विल द कॉइन लुक लाइक, तो ये डिटेलिंग बहुत सारी है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से एक बार खुद से देख लेना। मैं ऊपर से कुछ पॉइंट बताता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत भी लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, और साथ में जो ये 100 रुपये का कॉइन होगा उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ, कितना परसेंटेज है कि 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% आपका निकेल है और 5% जिंक है, और ओवरऑल इसका वेट अगर देखा जाए 35 ग्राम है। ठीक है, तो एक बार आप ये चीज़ देख लेना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मतलब मैंने आपके लिए डेटा रख दिया बट मुझे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसकी वजह से मैं आपको भी बता नहीं रहा हूँ, बट आपको एक बार देख गो थ्रू हो जाना। पीएम मोदी हैज बिकम द इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर। ठीक है, अब देखते हैं, पीएम मोदी हैज बिकम द इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द कंजुगेटिव टर्म्स, सरपासिंग द इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब इनके सामने, इनके आगे एक ही है, वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको भी लगता है हिसाब से काम काज हो रहा है, देख रहे हैं, उनको पीछे छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि भी इनका टर्म भी खत्म हो जाए। ठीक है, ही कंप्लीटेड द 4078 डेज इन द ऑफिस ऑफ द अनब्रोकन टेन्योर ऑन द जुलाई 25 2025। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 25 जुलाई तक उन्होंने क्या कर दिया, इतना डेज का एक रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और जिससे उन्होंने इंदिरा गांधी जी का जो अभी तक का टर्म था उसको उन्होंने तोड़ दिया। इंदिरा गांधी जी का कितना टर्म था ऑफिस के अंदर? 4077। ओके, चलो अब अगर बात करते हैं, अभी भी एक व्यक्ति है जो है जवाहरलाल नेहरू, ओके, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, उनका टर्म अभी भी बाकी है। ओके, चलो प्राइम मिनिस्टर का आपको बताइए कब आए थे मोदी? 2014 के अंदर आए थे, 2019 हुआ, 2024 हुआ, 2024 का वो टर्म कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट 2029 के अंदर नया फिर इलेक्शन होगा। अगर उसके अंदर वो जीतते और फिर से बीजेपी अगर उनको ही अगर पीएम बनाती है तो नेहरू जी का भी वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ओके, चलो तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। एक टेबल आपके सामने, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि ये हैं 3 लोग आपके सामने, टॉप 3 वाले। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टार्ट कब हुआ था, कब एंड हुआ था, आपके सामने ये। टोटल टर्म उन्होंने अगर अपने इंडिया के अंदर 16 साल उन्होंने क्या है शासन किया, और अगर डे की बात करते हैं 286 डे, तो मोदी जी का काफ़ी टाइम लगेगा उनका ये रिकॉर्ड तोड़ने के अंदर। और मोदी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से ये आते हैं। ठीक है, और 11 साल हो गए उनको, 1 महीना और 29 दिन हो गए, ऑन गोइंग चल रहा है। वही बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो उनको 15 साल तक उन्होंने शासन किया। अब आप बोलोगे सर ये तो 15 साल तो ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली वो बीच में हारी भी तो थी। ठीक है, ये लगातार अनब्रोकन की बात कर, बीच में उन्होंने हारे नहीं, उनकी बात की जा रही है। ओके, चलो नॉन स्टॉप की बात की जा रही है। तो उनका टर्म आप देख सकते हो, ये इनका टर्म क्या है कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है और ये एंड है। इनका क्या 1966 से आए, 1977 के अंदर ये क्या हो गए? ठीक है, उनका टर्म खत्म हो गया, 11 साल तो उन्होंने शासन किया, फिर से दोबारा आए 1980 के अंदर और 1984 के अंदर वो चले गए। ठीक है, डन। चलो फिर बात करते हैं जगदीप धनखड़, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। सडन ही कुछ टाइम के पहले ऐसी बात आती है कि वो एक जगह भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कैंपस के अंदर।
उसके में ऐसा था कि इस हिसाब से उनकी हेल्थ बिगड़ी थी, ठीक है, तो लोगों ने ऐसा पूछा कि क्या आप रिज़ाइन करेंगे क्या, तो उन्होंने नहीं, ऐसा था कि मैं अभी रिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ, मैं होपफुली अपना पूरा टर्म है वो कंप्लीट करूँगा। और कुछ ही दिनों के बाद सडन वो क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। तो इसके बहुत सारा इसके अंदर क्या एक प्रकार से पॉलिटिक्स भी होती है कि क्या, और एक सस्पेंस भी रहा कि ऐसा तो क्या ही हो गया जिसके से अपने इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, पूरी स्टोरी का जानते हैं, ठीक है, इसके पहले और भी ऐसे कोई वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया वगैरह वगैरह, देखते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बनता भी कैसे वो भी हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल एंगल है वो भी थोड़ा कवर करेंगे। पॉलिटी के एग्जाम में जो पॉलिटी में जो पूछा जाता है वो भी अपने देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड सबमिटेड हिज रिजाइन टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इससे हमें समझ में आता है, ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना जो रिजाइन है वो सौंपते हैं, तो आपका आंसर आएगा प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल 67A, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ही इज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया हिस्ट्री जिन्होंने रिजाइन किया है, ठीक है, स्टेप डाउन बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म। कौन कौन से, सबसे पहले तो वीवी गिरी करके हैं, सेकंड आपका रहेगा आर वेंकटा रमन करके हैं, और थर्ड वाले आपको जगदीप धनखड़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिजाइन की बात करते हैं तो रिजाइन के लिए कौन सा आपका आर्टिकल रहेगा, 67A, तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और थोड़ा जानते हैं इनका डिटेल में। ओके, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। Constitution does not provide for a acting vice president. However, in the vice president absence, the deputy chairman of the Rajya Sabha will preside over its the proceeding. अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर राजीनामा देता है, ठीक है, तो उस केस में आगे का कामकाज कैसे, जब तक एक भारत को नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य रोल है, मेन गोल है या मेन जो है जो काम है, फंक्शन है, वो एक ही है कि राज्यसभा को लीड करना। तो जब तक वो नहीं है तो राज्यसभा के जो डेप्यूटी जो चेयरमैन होते हैं वो इसको संभालते हैं, ठीक है। इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, इलेक्शन होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए हेल्ड विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी। तो 60 दिन 2 महीने के अंदर अपने मतलब मैक्सिमम टाइम इतना दिया जाता है, ठीक है, ये आपके सामने। ओके, फिर आगे बात करते हैं कि द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट द इलेक्शन बी हेल्ड विद एज सुन एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी से जल्दी अगर हो जाए उतनी अच्छी बात है। और भी इसके बारे में देखते हैं। हाउ एवर इन द केस ऑफ द मिड टर्म रिजाइन, अनलाइक द प्रेसिडेंट where the vacancy must be filled within a 6 month, ठीक है, there is a no fixed time frame of the electing a new vice president। तो उसके लिए कोई फिक्स ऐसा कोई टर्म नहीं रहता है, आपको 2 महीने वाला का टर्म आप याद रखो और कुछ भी नहीं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट द इलेक्शन अंडर द प्रेसिडेंशियल लॉ एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952। कि कौन, इसे अगर पूछे कि कौन कौन है वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो आपका आंसर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही तो सबके सब इलेक्शंस वही कंडक्ट कराता है, ठीक है, कोई अलग से कोई बॉडी तो है नहीं। टेन्योर की बात करते हैं, कितना टेन्योर रहता है, ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका 5 साल का उनका टेन्योर रहता है। ओके, डन। अब कौन वोट करता है ये भी आपको थोड़ा बहुत, इतनी बातें हुई है तो हर एक चीज आपको बता ही देते हैं कि इसके अंदर वोट कौन करता है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर, ओवरऑल मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपीज है वो सब के सब इसके अंदर क्या करेंगे, वोट करेंगे। ओके, अब और बात करते हैं, आर्टिकल 63 के अंदर क्या बोला हुआ है कि shall be a vice president of India who is the second highest constitutional authority after the president, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के बाद में अगर हाईएस्ट अथॉरिटी अपने इंडिया में है तो वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, और ये पोस्ट कहाँ से लिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का, तो आपका आंसर रहेगा यूएसए से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया गया है। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल है, 63 से लेके 71 के आर्टिकल है। ओके, और ये मैंने पहले से आपको बता दिया कि वोट कौन करता है, तो ऑल द एमपी ऑफ पार्लियामेंट, और ये कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 66 के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वोटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। कंडक्टेड और आपका किसके लिए एक मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द सीक्रेट बैलेट ओवरसीन बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, और वो कौन रहता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ईदर ऑफ द हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा हो, कि कौन देखता है ये बता दिया। और एज मोस्ट टाइम भी कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, 35 साल मिनिमम एज रहती है, ठीक है, अगर आप 35 साल के नहीं हो मिनिमम तो आप कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और साथ में वो क्वालिफाइड होने चाहिए, ये सब उनके क्वालिफिकेशन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिफाइड होने चाहिए राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए, और किसी भी उनके पास ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं होना चाहिए जिससे उनका क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी प्रकार का उनको लाभ मिलता हो, ऐसा कोई उनके पास पोस्ट नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लाइसेंस, वो किसी का भी पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ओथ कौन दिलवाता है? ऑफ कोर्स कौन दिलवाता होगा? प्रेसिडेंट ही तो उनको ओथ दिलवाएगा। डन। टर्म रिजाइन 5 ईयर का टर्म रहता है, रिजाइन वो रिटर्न में लिख के देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट न्यूज पे अपने आगे बढ़ते हैं। एक और डे आपके सामने बच्चों, 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ओके, चौथे नंबर का एडिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ होने वाला है? ठीक है, तो भारत मंडपम करके याद रखना, न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये एक प्रकार से इवेंट है वो होस्ट होगा। थीम आपके लिए मोस्ट टाइम भी है, ठीक है, वो आपका रहेगा थीम इज द प्रोसेसिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी। 4 दिन का ये इवेंट रहेगा। ओके, 25 से लेके 28 तारीख तक का आपका रहेगा। ये आपका है वर्ल्ड फूड के बारे में। ओके, चलो एक और न्यूज़ आपके सामने है। एक अभी सर्वे हुआ है, सर्वे के अंदर है कि जितने भी स्टेट के हेड्स हैं, स्टेट के हेड मतलब बात कर रहा हूँ, कंट्री के हेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे वो पीएम है, चाहे प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग निकाली जाती है कि अभी भी वो इतने ही पॉपुलर जितने वो पहले थे, लड़के आए थे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ओवरऑल इससे ये पता चलता है कि अगर हम बात करें कि एक इंटरनेशनल फेस कौन, इस सर्वे के अंदर जो अपने इंडिया के पीएम है वो मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर विद 75% अप्रूवल रेटिंग है। 75% अप्रूवल है, मतलब आज अगर चुनाव होता है तो फिर से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है, 75% अप्रूवल रेट है। उसके बाद में साउथ कोरिया के ली जैंग करके है, वो 59% है। अब जो इंपॉर्टेंट है लोग वही बताता हूँ, सब मैं आपको नहीं बताता हूँ। जैसे जैसे सीधा मैं आपको आ जाता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप पे आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उनका 44% अप्रूवल रेट आपके सामने। और देखते हैं बाकी, ठीक है। एक मेलोनी भी याद रखते हैं, अगर मोदी जी है तो मेलोनी भी जरूर आनी चाहिए। तो मेलोनी जो इटली की जो है पीएम है, तो उनका 40% है। ओके, चलो तो ये डेटा आपको याद रखना है, करेक्ट। चलो फिर आगे न्यूज़ आपका है, लास्ट न्यूज़ देखते हैं। ओके, वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे के बाद में, फिर बाद में इसका बाकी का जो पार्ट है वो पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। 28 जुलाई को वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे मनाया जाता है, मोस्ट टाइम भी, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये क्यों करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एक जस्ट जनरल असेंबली के द्वारा ये नॉमिनेटेड होते हैं, सबके सब डेज होते हैं, और ये अवेयरनेस के लिए डेज को मनाया जाता है। ओके, थीम है हिपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। ओके, ये आप याद रखना, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वायरल हिपेटाइटिस, याद रखना। और क्रोनिक हिपेटाइटिस बी एंड सी साइलेंटली कॉज द लीवर डैमेज एंड द कैंसर, कि ये कितना खतरनाक है और क्या क्या ये आपका हार्म कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का जो आपका जो करंट अफेयर है इसी जो 10 दिन का, वो अपने सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो अच्छे से आप पढ़िएगा, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको अच्छा सेशन लग रहा है तो जरूर आप लाइक करो, फॉलो भी करो, फॉलो मतलब सब्सक्राइब करो, और शेयर भी करने का काम काज करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, इसका ही पार्ट 2 के अंदर।